Hello everyone, welcome to the CP live classes. This is the demo video for your upcoming target course. तो चलिए आज एक टॉपिक पढ़ते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जहां पे हम बात आज करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स यानी वो मसल जो आपकी वॉलेंट्री मसल्स हैं, जो आपके कंट्रोल में हैं। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं उन्हीं वॉलेंट्री मसल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप सभी को पता है कि वॉलेंट्री मसल्स हमारे बॉडी में वो मसल्स हैं जिसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारे बाइसेप्स के मसल्स है ना। तो हम अपने बाइसेप्स के मसल्स को कभी भी चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, कभी भी रिलैक्स करा सकते हैं। नाउ द थिंग इज कि कैसे आखिर ये सारे प्रोसेस काम करते हैं, तो उसके लिए हमें इसकी मैकेनिज्म को समझना है। बट बिफोर दैट वी हैव टू स्टडी अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ दीज मसल्स, है ना, कि ये मसल्स कैसे होते हैं और किस तरीके से दिखते हैं। तो शुरुआत में हम लोग बातें करेंगे अबाउट द मसल्स, हम वहां पे इन चीजों को समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, और फिर एट द एंड हम लोग एनसीईआरटी डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे कि एनसीईआरटी किस तरीके से इस टॉपिक को समझा रही है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे। तो यहां पर हम बाइसेप्स के मसल्स को देख रहे हैं, तो मैं इसका एक कट सेक्शन आपको समझाने वाला हूं। सो गो लेट्स अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। तो मान लो अगर मैं बाइसेप्स के मसल्स को देखूं, तो बाइसेप्स के मसल्स को मैं यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं। तो दिस इज द मसल, ओके, ये आपका एक स्केलेटल मसल है, ओके। अब इस स्केलेटल मसल के अंदर, इस स्केलेटल मसल्स के अंदर आपको कुछ सिलेंड्रिकल पोर्शंस दिखाई देते हैं। सो दीज आर द स्केलेटल मसल्स के अंदर, ये आपका जो बाहर का पार्ट मैंने बताया दैट इज द मसल। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? इसके अंदर आपको दिख रहा है मसल बंडल्स। आपको क्या दिख रहा है? मसल्स बंडल। सो दीज आर द मसल बंडल्स। ये क्या हो गया? मसल बंडल्स हो गए। ठीक है, ओके। इस मसल बंडल की अगर मैं बात करूं, तो इसी मसल बंडल को आप फैसिक्यूल्स के नाम से भी जानते हो, है ना। तो ये आपका है क्या? मसल बंडल्स हैं जिनको आप फैसिक्यूलाई के नाम से भी जानते हो। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द मसल बंडल, दिस इज द मसल बंडल, ओके। और इसी मसल बंडल को आप क्या कहते हो? इसी मसल बंडल को आप फैसिक्यूलाई के नाम से भी जानते हो। तो ये जो मैंने आउटर कट सेक्शन बनाया वो मसल्स का था। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द आउटर कट सेक्शन ऑफ मसल्स, दिस इज द आउटर कट सेक्शन ऑफ मसल्स। दिस इज व्हाट, दिस इज मसल बंडल, दैट इज द फैसिक्यूलाई। दिस इज अनदर मसल बंडल, यानी कि एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स मौजूद होते हैं, जिसको हम फैसिक्यूलाई कहते हैं, ओके। अब यहां पर ध्यान से समझना, ध्यान से क्या समझना है हमें कि इस मसल बंडल के अंदर क्या मौजूद होता है? इस मसल बंडल के अंदर आपको मिलते हैं मसल फाइबर्स। क्या मिलते हैं आपको? मसल फाइबर्स। तो ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है, दिस विल बी नोन एज व्हाट, दिस विल बी नोन एज द मसल फाइबर। देखो ये टर्म्स काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन इनको हमें समझना है। हम क्या कर रहे हैं? हम स्केलेटल मसल्स को समझ रहे हैं। तो स्केलेटल मसल्स के कट सेक्शन को हमने समझा। उस कट सेक्शन में हमने ये देखा कि ये हो गया मसल। इस मसल के अंदर क्या मौजूद है? मसल बंडल मौजूद है, जिसको हम फैसिक्यूलाई कह रहे हैं। इस मसल बंडल के अंदर क्या मौजूद है? इस मसल बंडल के अंदर मौजूद है मसल फाइबर्स। लेकिन इसी मसल फाइबर के अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे यहां पर मायोफाइब्रिल, है ना। तो मसल फाइबर के अंदर क्या मौजूद है? मसल फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं मायोफाइब्रिल। ठीक है, सो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस विल बी नोन एज द मायोफाइब्रिल। अब तुम्हें इन टर्म्स के साथ कहीं पर भी कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें अब ये समझ में आ गया कि अगर हम स्केलेटल मसल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे बाहर हमें क्या दिख रहा है? मसल्स दिख रहे हैं। मसल के अंदर क्या दिख रहे हैं? मसल बंडल दिख रहे हैं। मसल बंडल के अंदर क्या दिख रहा है? मसल फाइबर दिख रहा है। और मसल फाइबर के अंदर हमें मायोफाइब्रिल दिख रहे हैं। तो ये आपको स्ट्रक्चर सबसे पहले क्लियर आउट होने चाहिए। मसल फाइबर को ही हम मसल सेल्स भी कहते हैं। मसल फाइबर को ही हम क्या कहते हैं? मसल सेल्स भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है। तो हमें वन बाय वन उन मेम्ब्रेन्स का नाम देखना है ना, एंड देन वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मसल फाइबर। क्योंकि हमारी सिलेबस स्केलेटल मसल्स पर है, तो हम स्केलेटल मसल्स के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को यहां पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने स्केलेटल मसल्स का एक कट सेक्शन आपके सामने रख दिया, और इसके जो टर्म्स हैं, इसके जो टर्म्स, रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, अब उनमें कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको ये बात पता चल गया, बाहर मसल्स है, उसके बाद मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल्स के बाद मसल फाइबर्स, और मसल फाइबर्स के बाद मायोफाइब्रिल। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए इनके मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं। तो अगर मैं मसल्स की बात करूं, तो मसल्स में बाहर के तरफ, मसल्स के बाहर की तरफ जो एक लेयर मौजूद होता है, एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एपीमाइसियम। एपीमाइसियम। नाउ
एपी टर्म हम क्यों यूज करते हैं? एपी टर्म हम आउटर कवरिंग के लिए करते हैं, तो सबसे बाहर का जो कवरिंग है उसको हम क्या कह रहे हैं? एपीमाइसियम। ये इस तरीके से मौजूद होगा। ओके, ये जो एपीमाइसियम है ये किसका बना हुआ होता है? दिस इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इस किसका बना हुआ होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। ओके, आफ्टर एपीमाइसियम हम दूसरी जो लेयर की बात करेंगे जो कि मसल बंडल के ऊपर मौजूद होता है ना? कहां मौजूद है? मसल बंडल के ऊपर मौजूद है। तो मसल बंडल के ऊपर जो आपको मेम्ब्रेन वहां पर नजर आता है, दैट विल बी नोन एज व्हाट? दिस विल बी नोन एज द पेरीमाइसियम। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पेरीमाइसियम। दिस विल बी नोन एज व्हाट? दिस विल बी नोन एज द पेरीमाइसियम। ओके, ये हो गया पेरीमाइसियम। ओके, तो ये हो गया पेरीमाइसियम। चलिए, और यहां पर अगर हम देखें तो मसल फाइबर्स के ऊपर भी मेम्ब्रेन मौजूद होगा, और मसल फाइबर्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन मौजूद होगा, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे, इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे? इस मेम्ब्रेन को हम कहेंगे एंडोमाइसियम। दिस विल बी नोन एज व्हाट? एंडोमाइसियम। तो अब तुम्हें यहां पर क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? तुम्हें यह बात ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी वॉलेंट्री मसल्स की बात करें तो उसके अंदर हमने एक मसल का कट सेक्शन लिया है ना, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है? मसल। ओके, मसल के अंदर कौन मौजूद है? मसल। ओके, एक बार इसको करेक्ट कर ले, है ना? मसल। ओके, सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी मसल। ओके, मसल के अंदर क्या मौजूद है? तो सर मसल के अंदर तो मसल बंडल मौजूद होता है, मसल बंडल मौजूद होता है। वेरी गुड। मसल बंडल के अंदर कौन मौजूद है? सर मसल बंडल के अंदर मौजूद है मसल फाइबर, है ना? कौन मौजूद हो गया? मसल फाइबर। और सर मसल फाइबर के अंदर कौन मौजूद है? मायोफाइब्रिल्स, है ना? कौन मौजूद है? मायोफाइब्रिल्स। ओके, तो ये हमारे वहां पर स्ट्रक्चर हो गए, मसल, देन मसल बंडल, मसल फाइबर्स एंड मायोफाइब्रिल्स। ओके, अब देखो हमें मसल्स के बारे में भी पता है कि अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं तो ये वॉलंटरी मसल्स हैं, इनको मैं जब चाहूं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं, जब चाहूं रिलैक्स करा सकता हूं। ठीक है, ये मेरे विल के अंदर होता है। नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स की होती है ये कैसे होती है? इसके लिए हमें इनके फिजियोलॉजी को समझना है। तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमें इनके स्ट्रक्चर्स को समझना होगा। तो हमने मसल का तो स्ट्रक्चर देख लिया, है ना? अब हमें क्या देखना है? हमें इस मसल सेल का स्ट्रक्चर देखना है, दैट इज द मसल फाइबर का स्ट्रक्चर देखना है कि किस तरीके से ये मसल फाइबर्स यहां पर मौजूद होते हैं, है ना? तो अब समझना इस बात को, मैं मसल फाइबर्स यानी कि मसल सेल्स, मसल का सेल क्या कहलाएगा? मसल का सेल मसल फाइबर कहलाता है। तो मसल फाइबर्स की अगर मैं बात करूं तो देखो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से बना रहा हूं, ये हो गया। ठीक है, ओके, तो ये वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट मैं बना रहा हूं? दिस इज द मसल फाइबर, यानी ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन आपको यहां पे दिखाई दे रहा है मसल फाइबर जिसको मैंने कहा था, इसी को मैं जूम अप कर रहा हूं, इसको मैं बड़ा साइज में आपको लार्ज साइज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखो मसल फाइबर्स, क्यों इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि जब आप इसको डिटेल में समझोगे तभी आगे चल के फिजियोलॉजी आपको समझ में आएगा। गॉट दैट? ओके, अब देखो ये है आपका मसल फाइबर, दैट इज द मसल सेल्स। ओके, मसल सेल्स के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट मैंने बताया था, आपको बोला था कि इसके बाहर का जो लेयर होगा, इसके बाहर का जो लेयर होगा, ये बाहर का लेयर किसका बना हुआ होगा? ये किसका होगा? क्योंकि ये मसल सेल है, मसल फाइबर है, तो ये बाहर का लेयर कौन सा होगा? जल्दी से, यस, इट विल बी एंडोमाइसियम। ये क्या हो गया? एंडोमाइसियम हो गया। तो अब ये टर्म्स तुम लोगों को फैमिलियर होना चाहिए कि एंडोमाइसियम क्या है। अब यहां पे एक बात ध्यान से देखो, हम इस मसल को अगर देखें, है ना, ध्यान से समझना इस बात को, अगर इस मसल को देखें तो ये एक क्या है? मसल सेल्स है। अब जैसे याद करो नॉर्मल सेल्स के अंदर हम यूज करते हैं ना साइटोप्लाज्म टर्म, है ना, तो वहां पे जिस तरीके से हम जो या फिर सेल मेम्ब्रेन टर्म, तो ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं वैसा ही कुछ हम यहां भी यूज करेंगे, है ना। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो यहां पर बस उन नॉर्मल सेल्स से अगर मसल सेल्स को हमें अलग करना तो हम एक सार्को टर्म आगे ऐड कर देंगे, है ना। तो मान लो अगर मैं कह रहा हूं कि दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये क्या हो गया? ये तो एक सेल है। ओके, तो ये सेल का क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया, मसल सेल्स का मेम्ब्रेन हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सार्कोलेमा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। तो मसल सेल्स का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। तो अब एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं इसको कह रहा हूं कि इसके अंदर का ये सरफेस क्या है? साइटोप्लाज्म है, लेकिन ये मसल सेल्स का है, तो मसल सेल्स के लिए मैं कौन सा टर्म यूज करूंगा? मसल सेल्स के लिए मैं टर्म यूज करूंगा सार्को। ओके,
साइटोप्लाज्म अपन कहते हैं, लेकिन यहां पे हम क्या कह देंगे, सार्कोप्लाज्म कह देंगे। सो दिस साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स विल बी नोन एज व्हाट, द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स विल बी नोन एज सार्कोप्लाज्मा। यहां तक की बात सबको क्लियर है? सार्कोलेमा क्लियर, सार्कोप्लाज्म क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब देखो, इस मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, यानी कि इसके पास क्या मौजूद होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए, है ना। तो इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये हो गया इसका माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम ध्यान से यहां पे देखें कि यहां पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया में मिल सकते हैं, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम क्या कहेंगे, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम सार्कोजोम्स कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, सार्कोजोम कहेंगे। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना कि द माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाएगा यहां पर, द माइटोकॉन्ड्रिया विल बी नोन एज द सार्कोजोम। ठीक है, ओके। अब देखो, मसल्स की अगर मुझे कॉन्ट्रैक्शन करानी है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करानी है, तो यहां पर इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन मौजूद होता है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल्स में होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मॉडिफिकेशन यहां पे मौजूद है, इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसको यहां पर कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस विल बी नोन एज व्हाट, दिस विल बी नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, इसको हम क्या कह रहे हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ओके। इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में किसका रिजर्व्स रहता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमें मिलता है कैल्शियम आयंस। हमें क्या मिलता है, कैल्शियम आयंस। तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम आयंस की बहुत ज्यादा जरूरत हो गई, यानी अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम आयंस कम हो गया तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में प्रॉब्लम आ सकती है ना। इसलिए कैल्शियम की जरूरत हमारी बॉडी को बहुत होता है। जैसे दांतों के लिए भी जरूरत है कैल्शियम आयन, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम आयन जरूरत है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए भी कैल्शियम आयन की जरूरत है। लेकिन ओवरडोज हम नहीं कर सकते कैल्शियम की, है ना, बहुत ज्यादा भी कैल्शियम नहीं, लेकिन हाँ एक मॉडरेट अमाउंट में, एक ऑप्टिमम अमाउंट में कैल्शियम हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन का डिपॉजिट होता है, रिजर्व्स होते हैं, तो यहां पर ये कैल्शियम आयन को यहां पे रिजर्व रखता है। ओके, अब देखो, अगर मैं यहां पर जो मसल सेल्स है उसको अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये जो मैंने यहां पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बनाया था, ये रिप्रेजेंटेशन गलत है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम न्यूक्लियस के पोजीशन को दिखाते हैं। ओके, न्यूक्लियस की पोजीशन को दिखाएंगे। अब समझना इस बात को, न्यूक्लियस की पोजीशन को दिखाना है, अब समझना इस बात को बहुत ध्यान से। यहां पे क्या होता है कि ये एक मसल फाइबर है, यहां पर ये एक मसल सेल है ना। तो यहां पर जो ये एक मसल सेल है, इसके अंदर आपको 1 2 3 4 यानी कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिल सकता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो मसल सेल्स होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड के लिए हम सिंसिटियम टर्म यूज कर सकते हैं ना, तो ये हमें याद रखना, ये सिंसिटियम या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप कहोगे सर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसका क्या यूज है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वन। ओके, तो चलिए इस पे भी बात करते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहने वाले हैं। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर विल होल्ड दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर क्या करता है, साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्शन बनाता है। और इसकी जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्योंकि आपको पता है मसल्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर रिलैक्स करना है तो इसको स्टिमुलस चाहिए, और ये स्टिमुलस इस तक पहुंचेगा तभी जाकर के इसमें क्या हो पाएंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगेंगे, और वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आएगा। तो आखिर ये स्टिमुलस लेके कौन आता है, ये स्टिमुलस लेकर के आता है ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर विल बी नोन एज व्हाट, दे विल बी नोन एज ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। ओके, अब ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स कहां से लाते हैं, कहां से इंपल्सेस को लाते हैं, कहां से स्टिमुलस को लाते हैं। तो देखो ये जो मसल होता है, इस मसल के पास में क्या होता है कि यहां पर मौजूद होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, है ना। एक्सॉन टर्मिनल्स में क्या मौजूद होगा, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि एक्सॉन टर्मिनल में मौजूद होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या मौजूद होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं। तो ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, इनके अंदर मौजूद हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप सभी को अच्छे से याद है, दैट इज एसिटाइलकोलिन। तो अब क्या हुआ,
मान लो अगर इंपल्स आएगा तो इंपल्स की वजह से ये एसिटाइल कोलिन यहां से रिलीज आउट होगा। ये एसिटाइल कोलिन जब रिलीज आउट होगा तो यहां पे जो रिसेप्टर्स होंगे वो इस एसिटाइल कोलिन को एब्जॉर्ब करेंगे और उसे ये भेज देंगे इस ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स में। जब ये इस ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स में आएगा तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड है, ये इस इंपल्स को आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा जिसकी वजह से कैल्शियम आयन यहां से रिलीज आउट होगा और फिर हम इसकी पूरी फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे वहां पे हम इसके फंक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर जो कैल्शियम आयन है वो बाहर उसकी इफ्लक्स होगी और वो किस तरीके से आगे चल करके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कराएगा। तो अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो इंपल्सेस एक्सॉन लेके आएगा वो क्या होगा, वो इसके इस मेम्ब्रेन के पास जो रिसेप्टर्स हैं उनसे कनेक्ट होगा और इस तरीके से इंपल्स का ट्रांसफर होगा। तो अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, तो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल का काम ये है कि ये इंपल्सेस को कैरी करता है टुवर्ड्स द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंपल्सेस को कहां कैरी करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तरफ करता है। ठीक है, ओके। तो यहां पे ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आप कहोगे सर ये तो न्यूरॉन है और ये तो मसल है ना, न्यूरॉन और मसल है, तो सर इसके बीच में तो एक जंक्शन बन रहा है, एक कनेक्शन बन रहा है, तो क्या सर हम इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह दें क्या हम इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह दें क्या? तो बिल्कुल कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कह सकते हैं इसे? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह सकते हैं, है ना। इसको हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कह सकते हैं, गॉट दैट। या फिर हम इसको मोटर जंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यहां पे बनाता है, या फिर आप इसको मोटर एंड प्लेट के नाम से भी कह सकते हो। इसको और आप क्या कह सकते हो? मोटर एंड प्लेट। यहां तक की बात सबको क्लियर? ओके। तो हमने अब तक में जो स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो स्केलेटल मसल्स का पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि एक मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं जिनको हम फेसिकुलाई कहते हैं, है ना। मसल बंडल्स के अंदर ही क्या मौजूद है? मसल बंडल्स के अंदर मौजूद है मसल फाइबर्स यानी मसल सेल्स, और मसल फाइबर्स के अंदर ही मौजूद क्या होते हैं? वहां पे मौजूद होते हैं मायोफाइब्रिल्स, है ना। तो हम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि किस तरीके से स्ट्रक्चर है। अब मैंने ये जो आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताया वो किसका बताया? मसल सेल्स का बताया। आपको ये बताया कि इसका जो सबसे बाहर का लेयर है ना, अगर मसल सेल्स की बात करें तो मसल सेल्स के बाहर कौन सा लेयर होता है? एंडोमाइशियम। और मसल सेल्स का जो आउटरमोस्ट लेयर है वो क्या है? सार्कोलेमा है। इसके बाद सार्कोप्लाज्म, सार्कोजोम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टी ट्यूब्यूल्स का फंक्शन हमने डिस्कस करा है। हमने ये समझा कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनता कैसे है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब अगर तुमसे स्केलेटल मसल्स के कैरेक्टर पूछे जाएंगे तो देखो आप कैसे उसके आंसर्स कर सकते हो। अगर आपसे स्केलेटल मसल्स के कैरेक्टर पूछे जाएंगे तो आप एक कैरेक्टर तो ये बता सकते हो कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, है ना, यानी कि जो मसल फाइबर्स होते हैं उनके बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि इनका शेप कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। ये तो देखते ही बता देंगे कैसा शेप होता है? सिलेंड्रिकल होता है। ओके। दूसरी बात अगर मैं आपको कहूं तो आप यहां पर कितने न्यूक्लियस देख रहे हो? एक ही सेल है, दिस इज अ वन सेल। एक सेल के अंदर आप एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखोगे, यानी इसको आप मल्टी न्यूक्लिएट कह सकते हो। यस और नो? इसको आप क्या कह सकते हो? मल्टी न्यूक्लिएट कह सकते हो, या इसी के लिए एक और टर्म आप यूज कर सकते हो, दैट इज द सिंसीटियम टर्म। ओके, तो ये दोनों टर्म यहां पे एप्लीकेबल। तीसरी बात, क्या हमें यहां पर कोई ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं क्या? नहीं दिखाई दे रही हैं। तो हम क्या कहेंगे कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। वो क्या होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं। चलिए चौथी बात करते हैं। चौथी बात यह है कि अगर मैं न्यूक्लियस को देखूं तो न्यूक्लियस सेंट्रल पोजीशन में नहीं मौजूद है बल्कि पेरीफेरी की तरफ मौजूद है। तो मैं क्या कह सकता हूं? न्यूक्लियस कैसा यहां पे मौजूद होगा? पेरीफेरल न्यूक्लियस होगा। कैसा न्यूक्लियस होगा? पेरीफेरल न्यूक्लियस होगा, है ना। तो ये आपका पेरीफेरल न्यूक्लियस यहां पर मौजूद होगा। तो ये आपके कैरेक्टर्स बन गए स्केलेटल मसल्स के। तो स्केलेटल मसल्स के कैरेक्टर आपके पास हैं। तो आई होप यहां तक की बात सबको क्लियर है। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो आपने दो चीजें समझ ली। एक तो आपने मसल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को देखा ही देखा, साथ के साथ आपने मसल सेल्स को भी समझ लिया है। अब एनसीईआरटी में अगर आए तो एनसीईआरटी आपको इस तरह से डायग्राम दे रहा है जिसमें उसने मसल्स को ले रखा है। एक मसल के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत सारे मसल बंडल्स हैं, इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? फेसिकल्स कह रहे हैं, है ना। अगर सिंगल होगा तो फेसिकुलाई कहेंगे, और अगर बहुत सारे की बात कर रहे हैं तो फेसिकल्स कहेंगे। ओके, नाउ अब यहां पे देखो ध्यान से, यहां पर जो ये मसल बंडल्स हैं इनके अंदर कौन मौजूद है? मसल फाइबर यानी मसल सेल्स मौजूद है। और इसी मसल सेल्स के अंदर आपको क्या मिल रहा है? सार्कोलेमा मिल रहा है, ब्लड कैपिलरीज मिल रहे हैं, है ना। तो अब आपको ये डायग्राम जो है वो आपको क्लियरली समझ में
आ जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगर हमसे कोई मसल्स का पूछता है तो हम किस तरीके से अल्ट्रा स्ट्रक्चर मसल्स का बता सकते हैं। तो सारे पॉइंटर्स आपको ध्यान से समझ लेने हैं और इसके साथ आपको एनसीईआरटी को भी रीड कर लेना है ताकि आपको एनसीईआरटी की वो सारी चीजें क्लियर हो सके। ठीक है, तो आज के इस डेमो वीडियो के अंदर हमने इन सारी बातों को समझा है। डिटेल में समझने के लिए हम जो नेक्स्ट लेक्चर में जब इनके मिलेंगे, जब आप नीट की पूरी कोर्सेज जब कर रहे होगे, तो वहां पे हम इसके कंप्लीट फिजियोलॉजी की बात करेंगे और फिर हम समझेंगे किस तरीके से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से वो रिलैक्स करते हैं। तो हम इसके पूरे फंक्शंस को डिटेल में फिर पढ़ेंगे। तो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द क्लास। आपको क्लास समझ में आया होगा, आपको चीजें क्लियर होंगी। तो अब आप इन चीजों को जरूर समझें और एक बार एनसीईआरटी से पढ़ के देखें। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर द क्लास।